थोड़ा सा अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि प्रिपरेशन किया कैसे जाए। एक एवरेज स्टूडेंट नहीं पता है, आप अपने इंसाइट्स दीजिए कि आपने जब तैयारी करना शुरू किया या सोचा तो क्या चीज को ध्यान दिया कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा या मैं मेंस की तैयारी करूंगा या साथ साथ में इंटरव्यू का भी करूंगा। इन तीनों फेजेस को हम लोग लेके चलते हैं। एक बार सबसे पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, मैंने तो कभी प्रीलिम्स और मेंस को अलग नहीं किया क्योंकि उस समय पेपर एक ही था। तो इन अ वे दैट वाज इजियर बिकॉज आपको अपनी तैयारी के टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये तो ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। आप समझो ना, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, उसके बाद जब सब्जेक्ट में जैसे आप मॉरिस मैनो पढ़ रहे हैं, आप जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है मॉरिस मैनो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। आपने थ्योरी पढ़ी तो क्या उसके पीछे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप छोड़ दोगे अटेम्प्ट करने से क्योंकि वो सब्जेक्टिव में आएगा और उसको आप बीच के गैप में करोगे? ऐसा नहीं होगा। आप जब तैयारी कर रहे हो, जब पहली बार आप पढ़ रहे हो किताब को, आप थ्योरी भी पढ़ते हो और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल आता है बीच में तो आप वो भी करते हो। मैं तो ऐसे ही करता था। अगर ऐसा नहीं है कि ये बाद में करूंगा या देख लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रेफरेंस बुक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स थे, या यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में भी बहुत बुक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सब मैंने साथ में लगाता गया मैं। तो जब मेरी प्रिपरेशन हो रही थी तो ऐसा डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था उसके अंदर कि ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आएगा और ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आएगा। और इनहेरेंटली आई डोंट नो व्हाई मैं सब्जेक्टिव पार्ट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल था। मेरे सब्जेक्टिव में हर बार ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नंबर आए। जो 400 नंबर का सब्जेक्टिव होता है और जो 400 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था पहले, इन सब्जेक्टिव आई वाज कंसिस्टेंटली हिटिंग 200 प्लस, जो कि एक बड़ा स्कोर है 50% सब्जेक्टिव में। और यहाँ पर मेरे हमेशा से 90s में आते थे, या 100 टच हो गए, 110 टच हो गए। इसीलिए मैंने जीएस वाले पार्ट पे बहुत फोकस किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहे तो जीएस पकड़ लेते हैं। और जीएस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स थे, 148 आउट ऑफ 200 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स। जीएस एंड इंग्लिश में भी मेरे 75 के आसपास थे और जीएस में 73 थे। मेरे जो कोचिंग सेंटर्स थे उनके अंदर से मेरी मार्क्स बन रहे थे 135 और यूपीएससी के मार्क्स 148 थे। तो शायद उनके आंसर्स गलत थे और मेरे आंसर्स सही थे। तो दैट वाज अ लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो जहां तक प्रिपरेशन की बात है, आप रेफरेंस बुक्स ही पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट है, 6 या 7 रेफरेंस बुक्स हैं हमारी। आप जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में साडिकू है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉरिस मैनो है, कम्युनिकेशन में साइमन हेकिंस है, और ये जो रेफरेंस बुक्स हैं, गायकवर्ड है हमारी ओपैम्प्स के लिए, गांवकर है, काफी टाइम हो गया है तो बड़ी मुश्किल से याद करके बोल रहा हूँ। ओपैम्प की बुक है गायकवर्ड, माइक्रो प्रोसेसर की है गांवकर। ये बुक्स तो आपकी इंडिस्पेंसिबल है, कॉपीड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने ये बेसिक रेफरेंस बुक्स कर लिए तो आपके पुराने क्वेश्चन भी लगने लग जाएंगे और आपको सब्जेक्टिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपने टेस्ट सीरीज और ओल्ड पेपर्स करे हैं। बट आपको जो पढ़ना है वो डरो मत सब्जेक्टिव बुक्स को पढ़ने से, सब्जेक्टिव बुक से ही एग्जाम क्लियर होता है। तो और उसके अलावा अब तो पैटर्न खैर चेंज हो गया क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस आ रहा है। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो इट इज नॉट लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस, इट इज फॉर मी इट वाज लाइक पढ़ना है ये सब्जेक्ट। रेफरेंस बुक से करोगे 6 महीने में एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। तो सर मैं आपसे अगर प्रिपरेशन के बारे में बात करूं, आपने जॉब के साथ साथ इन चीजों को किया तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्या कि आप पूरा काम करके आते थे, फिर कितना टाइम निकालते थे, आप अपना लीजर कैसे एंजॉय करते थे या उस समय कैसे अपने आप को करते थे, और साथ साथ में फोकस कैसे रखते थे पूरे इस टाइम पे? सबसे अच्छी बात ये थी 2013-14 में कि व्हाट्सएप और ये सब नहीं था तो मोबाइल जो थे ना, तब डेटा इतना सस्ता नहीं था कि आप कुछ भी देख लीजिए। 2016 में रिलायंस जियो ने काफी सस्ते कर दिए, रेट्स कम कर दिए, फ्री कर दिया, तो उसके बाद से एकदम से सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बूम आ गया। बट 2013 में 14 में इतना मोबाइल का नहीं था। व्हाट्सएप भी मैंने शायद 2014 में पहली बार यूज करना शुरू किया था कि क्या होता है, और डेटा महंगा था उस समय, तो एक वो डिस्ट्रैक्शन कम था। उसके अलावा 6, साढ़े 6, 7 बजे मैं ऑफिस से आता था, 2 घंटे में थोड़ा सा आराम से लेटता था, खाना वाना खा लेता था, 9 बजे पढ़ने बैठता था, डेली का था ये। 9 बजे से करीबन 1 बजे तक पढ़ता था। और फिर जब मोमेंटम बन गया तो कई बार तो सुबह का 5 बजे का सूरज भी देखा मैंने, 6, साढ़े 5 बजे का, इतनी देर तक पढ़ाई होती थी। क्योंकि वो अब आप सब्जेक्ट में घुस गए हो, आपको मोमेंटम बन गया है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है मेरे अंदर। तो अगर आप 9-10 बजे बैठ रहे हो तो कभी कभी सुबह के 5, साढ़े 5 ही बजते थे। मतलब मैंने बहुत बार डॉन देखा है, जो सुबह के सूरज होता है, मैंने देखा अरे यार अभी तो मुझे ऑफिस जाना है 10, साढ़े 10 बजे और 5:30 बज रहे, मैं सोया नहीं हूँ, चलो सोते हैं। तो ये शेड्यूल मैंने करीबन 2 साल फॉलो किया।
रात को 9 साढ़े 9 बैठना और रात में 1 डेढ़ बजे तक 2 बजे तक, तो कंसिस्टेंटली वीकडे में 9 से 1 4 घंटे की पढ़ाई, वीकेंड में सैटरडे को सुबह बैठ गए और 8-9 घंटे पढ़ लिया शाम को 6 बजे तक, और शाम का जो टाइम है वो घूमने चले गए एवरी सैटरडे आफ्टर 6 आउटिंग, और संडे को फिर 12-13 घंटे पढ़ा। तो ये शेड्यूल मेरा चला कम से कम 2 साल लगातार ऐसा ही सेम 9 से 1। कभी कभी आप छोड़ दीजिए, मतलब कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो गई तो कुछ अलग है, बट अदरवाइज शेड्यूल यही चला और फिर उससे रिजल्ट मिले। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल के बाद क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, आपको नींद ना करने से दिक्कत होने लगती है, फोकसिंग कम हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो गलती मत करो कि आप ऑफिस से आके जल्दी बैठ जाओ, 12 साढ़े 12 सो जाओ, 3-3 4-4 बजे सो गए तो एक समय के बाद क्या होगा, एकदम से परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। वो पता नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फोकस तो कर रहा हूँ बट मैं वहां देख नहीं पा रहा हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स भी होने लग गए थे, क्योंकि 3 साल आप 3-3 4-4 घंटे सो रहे हो रात में, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा। और 2 बातों पे कभी कोई फोकस नहीं करता है, बट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम तैयारी करते हैं तो नॉर्मली हम अकेले रह रहे होते हैं, घर पे नहीं होते हैं, कॉलेज में या फिर अकेले पीजी में रह रहे होते हैं, तो खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं देता है, जो मिल गया खा लिया, कचौड़ी पकौड़ी समोसे सब अंदर कर लिए, चाय जितनी पी रहे हैं। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस क्या बोलता है, आपको चाहिए अपना माइंड ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए। हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपका जो आउटपुट है माइंड का वो 50% पे काम कर रहा है। तो अगर आपने अपने न्यूट्रिशन पे थोड़ा भी ध्यान दिया, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 2 साल लगातार पढ़ना है, आपको अपने ब्रेन का ऑप्टिमम यूज करना है, और आप ना योगा कर रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आउटपुट कहाँ से आएगा। अगर आपको अपने ब्रेन को ऑप्टिमम यूज करना है तो फिर आपको खाने पे और अपनी हेल्थ पे आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, ज्यादा नहीं, योगा कर लीजिए, आपको अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी पढ़ाई में। आज भी मुझे समझ में आता है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 1.5-2 ईयर। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे आपके अंदर, आपकी, मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकता कि वो क्या चेंजेस होंगे, बट आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सिर्फ आधा घंटा अपने शरीर पे प्राणायाम कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, और अपने खाने पे कचरा खाना बंद कर दीजिए। वो 2 साल 3 साल जब आप पढ़ रहे हो, आपके ब्रेन को ऑप्टिमली यूज करने के लिए जो कर सकते हो करो। और फूड का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हेल्थ का ब्रेन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो इन दोनों पे फोकस करो। बहुत सही। तभी मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपका सीक्रेट, क्योंकि आप जॉब करते हो, आपके पास पैसे आ रहे होते हैं, आपके पास एक नया सर्कल बन गया रहता है कलीग्स का, आप उस समय अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे रोकते थे? आपको क्या लगता है आपके सामने उस समय क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आते थे? एक तो मैं ह्यूमन इंटरवेंशन बोल सकता हूँ कि लोग आ जाते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, या यहाँ जाएंगे, या यहाँ पार्टी करने चलते हैं, या ऐसा, उन सारी चीजों को आप कैसे डील अप करते थे, और फिर अपने आप को कैसे मनाते थे कि नहीं ऐसे ही करना है? दूसरी बात ये कि आप अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल करते थे? आप देखते थे कि आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करते थे? और दूसरा, जब आप इतना मेहनत करने के बाद सिलेक्ट भी नहीं होते थे, तब आप कैसे अपने आप को हैंडल करते थे? ये बोलते थे नहीं आशीष फिर से करना है। मोटिवेशन का सोर्स तो ये था कि मेरे बीएसएनएल कंपनी के अंदर ही सारे आईटीएस ऑफिसर्स थे सीनियर पोस्ट पे, तो मैं उनको डे इन एंड डे आउट देखता था। एक काम पे जा रहे हैं और रोज आपको आपका आइडियल दिखने लग जाए तो आप कहाँ जाओगे? फिर घर पे आके अगर मेरे को किसी दिन ज्यादा ऑफिस में टाइम हो जाता था कि यार अब तो मेरे को 7 साढ़े 7 बज गए, अब क्या पढ़ें, उस दिन मैं ज्यादा पढ़ता था, पता नहीं क्यों। उस दिन लगता था कि आज जो है ना, इन्होंने मुझे रोका है। उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपके बॉस का काम भी आपको खराब लगता है कि क्यों 2 घंटे ज्यादा हो गए। ये होता है कहीं ना कहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी आ जाती है। अब इन्होंने मुझे रोका है ना, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं जाऊंगा। इसमें बॉस की गलती नहीं है, वो तो अपना काम करवा रहा है, उसको भी प्रेशर है, उसको भी काम करना है, आप उसका रिसोर्स हो। बट दिस थिंग यूज्ड टू कम टू मी। और जीएम सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, गाड़ी मिली हुई है, बोर्ड अच्छा लगा हुआ है, तो एक एडमिरेशन होता था शुरू से ही। और अगर आपका एडमिरेशन आपकी कंपनी में ही सामने काम कर रहा हो, उनके रूम में जाने में ही आपको फील अलग आ जाती थी, तो मैं कहाँ जाता? वो मोटिवेशन आता ही था, डेली आता था। और जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो पता तो पड़ रहा था कि मैं कहीं ना कहीं तो कम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लोग बोलते थे रेफरेंस बुक्स, 1-2 लोगों से पूछा था तो ये तो पता था कि रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन रेफरेंस बुक उठाने में डर लगता था, क्योंकि बीटेक में पढ़ाई नहीं करी थी। तो आप ये कह लो कि बीटेक 2009 में पास आउट किया और 2013 में मैंने एग्जाम निकाला पहली बार, तो 4 साल बीटेक मैंने दोबारा करी, खुद से अच्छी तरीके से करी। इस बार मैंने बीटेक करी।
कॉलेज वाली बीटेक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इस बार मैंने खुद से बीटेक करी, सब कुछ पढ़ा। और ऑफिस से आने के बाद मेरे को कभी ये नहीं लगता था कि अब नहीं पढ़ना है, अब क्योंकि ऑफिस से आप रिचार्ज होके आ रहे हो, ऑफिसर्स को देख के आ रहे हो, तो इसलिए वो तो कभी बात ही नहीं आई कि मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो था। और जब मेरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता था, उसमें क्या होता था कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, चलो कर लो, फिर दोबारा दे लो, इस बार तुम्हारा हो जाएगा। पेरेंट्स का सपोर्ट बड़ा अच्छा रहता है, वो लोग अगर बोलते हैं ना कि इस बार तुम्हारा हो जाएगा, और जब सर बोलते थे कि इस बार तुम्हारा रिटन में हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, तब उससे ना जो मोटिवेशन और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठहराव आता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, वो अल्टीमेट होता है। जब आपके पापा आपको बोल दें कि अगली बार ठीक से देना, और कभी कभी बोलते थे कुछ और करके देख लो, लेकिन जब उनको लग जाता था कि ये नहीं मानेगा, तो कहते थे चलो ठीक है, अगली बार रेफरेंस बुक पढ़ना, कोचिंग थोड़ा देख लो, पुराने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। वो मतलब उनको इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में एक एस्पिरेंट के जितना पता लग गया था, क्योंकि वो मुझसे बात करते रहते। आप उनसे कट ऑफ पूछेंगे ना 2013-14 की, तो कट ऑफ पता लग गई थी उनको कि हाँ इतनी कट ऑफ जाती, क्योंकि मैं उनसे बात करता था। तो सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो छोड़ा नहीं, मतलब ये सोचा नहीं कि छोड़ दूं, वो हिम्मत नहीं होती थी कि छोड़ दूं, लेकिन किसी तरीके से इवन गेट में 2012 में गेट दिया था तो 18 नंबर आए थे, तो क्वालिफाई नहीं करना और फिर उसी साल 1 नंबर से नहीं होना, यानी कि 3 महीने में सब कुछ बदल गया। तो सर ने काफी कुछ बदल दिया मेरे लिए। और फिर 51 रैंक आना है, 30 रैंक आना, तो मुझसे पूछना गेट में कितना था, मैं बोलता हूँ 18 नंबर थे, क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, पता नहीं कितनी रैंक थी। तो इट्स अनबिलीवेबल फॉर पीपल कि गेट में सिलेक्शन ही नहीं हुआ आपका, और आपकी इंजीनियरिंग सर्विस में 51 और 30 रैंक आ गई। और आपको पता है 2013 में मैंने गेट क्यों नहीं दिया? चेक करने के लिए गेट दे सकते थे, डर लगता था, गेट में 18 नंबर आए थे कि गेट नहीं दूंगा। गेट में 18 नंबर आए थे, इस बार कम आ गए ना, तो फिर मेरा दोबारा से मोरल टूट जाएगा, जबकि मुझे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट गेट नहीं दिया। तो डर था, दे देता तो शायद अच्छे आ जाते उस बार, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था कि नहीं यार मैं इंजीनियरिंग सर्विस दूंगा जी, इधर उधर का कोई एग्जाम नहीं दूंगा। बहुत अच्छा एग्जाम है गेट, बट मेरा एक्सपीरियंस खराब था, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं वो वहां जाऊं जहाँ पे मुझे एक बार ठोकर लगी है। तो अपना जो पॉजिटिव वाला एरिया है उसको देखते हैं। उस साल गेट में भी अच्छे नंबर आ जाते, जब आप इंजीनियरिंग सर्विस में 30 पे पहुंच रहे हो, तो गेट में भी 500 रैंक आ ही जाती, या अंदर भी आ सकती थी, बट दिया नहीं, हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इतना था कि निकालना ही था, करना ही था, क्योंकि डे इन एंड डे आउट ऑफिसर्स को देख रहा था। मतलब मैं अपने एडमिरेशन से खुद ही छुप नहीं पा रहा था। तो ये था, मतलब वही है, आप अपने आप सुपर ह्यूमन टाइप के थे सर। मतलब आप जॉब करते आते थे, आप अपनी तरफ से ऐसा सोच के रखते थे कि यू आर चार्जिंग योरसेल्फ, फिर उसके बाद आप उस चीज पे वर्क करते थे। और लोगों के लिए उनका ऑफिस अगर इंस्पिरेशनल नहीं रहे, तो उनको लगता है कि दे आर डिस्चार्जिंग देमसेल्फ इन दैट ड्यूरेशन। तो ये आपके लिए हमेशा ये आपकी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच रहा है। और ये मैं हर एक बंदे के अंदर देखता हूँ, जो भी टॉप करता है ना, सर्कमस्टेंसेस ना, जो हारता है उसके लिए भी सेम रहता है, जो जीतता है उसके लिए भी सेम रहता है। बस ये है कि कौन उस चीज को पॉजिटिवली लेता है और कौन उस चीज को नेगेटिवली लेता है कि नहीं यार मेरे को तो ऑफिस में दिन भर काम करना रहता है, तो मैं कहाँ से आके पढ़ पाऊंगा, तब मेरा पेपर कहाँ से निकलेगा। तो ये तो हम लोग समझ गए सर, आपका प्रीलिम्स का, आपके मेंस का। आप इंटरव्यू का बताइए कि आपने क्या चीजें सीखी थी और उस चीज को कैसे अप्लाई किया कि आपका क्लियर हुआ, वो भी 2 बार। तो क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे? देखो, इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया है, 2013 में और 2014 में। 2013 में मेरे 116 नंबर थे और 2014 में 124 नंबर थे। और इंटरव्यू में 120 प्लस लाना बहुत जरूरी होता है। आउट ऑफ 200 120 प्लस अगर आता है तो आपने डिसेंट मार लिया स्कोर, और 120 तो आपको चाहिए। तो 2013 में जब मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में पहली बार मैंने रिटन में अपना नाम लिस्ट में देखा, अपना रोल नंबर लिस्ट में देखा, तो पहली बार तो बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि 2010 में नहीं देखा, 11 में नहीं देखा, 12 में नहीं देखा, तो 13 में दिखता कैसा है ये भी बिलीव करना अपने लिए एक बड़ी बात थी। 3-4 फ्रेंड्स थी, उनको फोन किया, बहुत अच्छी वेल विशर्स थी, कॉलेज टाइम से थी, उनको फोन किया 2-3 फ्रेंड्स को, एंड दे वर लाइक एक्सटेटिक। मुझसे ज्यादा वो एक्सटेटिक थी, क्योंकि दे न्यू हाउ बैडली आई वांटेड इट। शायद मैंने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि तुम लोग कैसे हो, बट हमेशा ये बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो दे वर ओवरजॉयड। उसके बाद मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। जैसे ही मेरे को पता लग गया इंटरव्यू में हो गया है, तो मैं कोचिंग में, मैंने दिल्ली में कोचिंग में मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर दिया 20 डेज का। उसके अंदर मैंने नॉन टेक्निकल पार्ट और टेक्निकल पार्ट दोनों पे ध्यान दिया। अपने सिटी के बारे में पढ़ा, अपने स्टेट के बारे में पढ़ा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सोशल सर्विस के बारे में पढ़ा। ओवरऑल एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, क्योंकि जीएस तो मैंने पढ़ी थी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स लगा लिए थे,
तो मेरा एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी तैयार हो रहा था, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आती थी, हिस्ट्री आती थी, पॉलिटी आती थी, तो वो सब चीजें आती थी। 148 मार्क्स आए थे, तो वो सब चीजें मैं पढ़ के गया था। तो इंटरव्यू के अंदर ना आपसे नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। जैसे आप यूपी के हैं, तो यूपी में क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं। अब एकदम से आप जा रहे हो, सोचोगे ओपैम का क्वेश्चन पूछेगा, और वो एकदम से पूछ लेंगे आपसे आपके यूपी में क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सडनली आपको शॉक लगेगा। कई लोग मेरे से पहले क्या किया, कुछ लोगों ने जो इंटरव्यू देने आए थे, गलती करी उन्होंने, सुन रहे होंगे शायद, अब उनको पता लगेगा क्या गलती है। जैसे ही इंटरव्यू से आए तो उनके लिए शॉक हो गया, क्योंकि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लिए उनसे। अरे यार नॉन टेक्निकल पूछ रहे हैं, नॉन टेक्निकल पूछ रहे हैं, अरे यार मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। दे वर टोटली डाउन आफ्टर दे केम बैक फ्रॉम द इंटरव्यू, एकदम डाउन हो गए थे। बट जैसे ही उन्होंने बोला नॉन टेक्निकल पूछ रहे, तो मेरा मोड टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में तैयार हो गया, सेम बोर्ड था। कभी भी इंटरव्यू से निकलने के बाद आप मत बताइए कि अंदर क्या पूछ रहा है, आपके आगे वाला आपका फायदा ले जाएगा या उसको पता लग जाएगा, एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चंस भी बता दिए उसने कुछ, अरे ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चंस पूछे मेरे से इंटरव्यू में, और मैं आंसर तैयार करके गया था। जैसे ही मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया, उन्होंने मुझसे पूछा आप गुजरात में इतने साल रहे हैं, अहमदाबाद में इतने साल रहे हैं, गुजरात में इतना इतना प्रॉस्परस स्टेट है, क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ पे क्या है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है। तो आई न्यू दिस, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था थोड़ा बहुत। इंजीनियरिंग सर्विस वाले के लिए ये थोड़ा कठिन हो जाएगा बताना कि गुजरात में क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, बट आई हैव रेड समवेयर, तो ज्ञान कहाँ से भी आता है उस समय ले लेना चाहिए। नॉन टेक्निकल पार्ट पे तो कोचिंग में, अपनी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी बहुत ध्यान देते हैं। करंट अफेयर्स पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। आगरा के आप रहने वाले हैं, तो ताजमहल कब बना था, क्या हिस्ट्री है, ताजमहल का आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ पे कौन से नदी नाले बहते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आधा कम से कम आपका नॉन टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। 2013 में 50% मेरा नॉन टेक्निकल था, 50% टेक्निकल था, और 2014 में 80% नॉन टेक्निकल था और 20% ही टेक्निकल था। 2014 में क्लेम सुंगला मैडम थी, उनका बोर्ड था, उन्होंने मुझसे 80% नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। नॉन टेक्निकल मतलब शहर के बारे में, नदी के बारे में, रिवर्स के बारे में, जमुना कहाँ से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये सब पूछ रहे थे वो। क्रिकेट के बारे में पूछा उन्होंने, कितने यार्ड का होता है, कितने, क्योंकि आपको अपने हॉबी बताना होता है उसके अंदर, और हॉबी कभी फेक मत करिएगा। अगर आपने हॉबी फेक कर दिया तो आपको 60 नंबर दे देंगे वो इंटरव्यू में 200 में से, और आप बाहर हो जाएंगे रेस में से, क्योंकि आपने ब्लफ किया है। हॉबी अगर आपने ब्लफ, कॉपी मत करना। आपका हॉबी जो है ना, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मुझे क्रिकेट के बारे में बैट का वेट और बॉल का वेट तक पता है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने पढ़ा है। बॉल का डायमीटर कितना है, बैट का वेट कितना होना चाहिए, बैट का वेट कितना होता है नॉर्मली, कितना अलाउड है, कौन सी तरह का मटेरियल का बैट होना चाहिए, पिच कैसे बनती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आधी रात में भी उठ के बोल सकता हूँ ये बात, लेकिन अगर कोई आदमी बनाएगा अपनी हॉबी तो वो पकड़ा जाएगा। तो आपका हॉबी जो है ना, वो आपके लिए एकदम होना चाहिए, जैसे आपकी ब्रीदिंग है ना, वैसे आपकी हॉबी होनी चाहिए, उतनी ही इंट्रिकेट और उतनी ही ईजी। तो सर इसमें एक पॉइंट, अगर किसी का कोई ढंग का हॉबी नहीं है ना, कई लोगों को जैसे ना पता नहीं रहता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? अब उनका थोड़े दिन के बाद इंटरव्यू है और वो अपने लाइफ में देख रहे हैं कि मैंने तो पढ़ाई के सिवा कुछ किया ही नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा मूवी देख लेता हूँ, पर मूवी का मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मूवी देखता हूँ करके। तो आपको क्या लगता है उस समय क्या करना चाहिए उन ड्यूरेशन में? देखो कुछ तो होगा, इंसान का जीवन है, आप 25 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, तो कुछ तो किया होगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मूवीज भी देखते हैं तो आप क्या मूवीज सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं? मूवीज का असर बता दीजिए सोसाइटी के ऊपर। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इतना तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे आजकल मूवीज आ रही हैं, किस तरीके के इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो रहा है। मूवीज रिलीज नहीं हो रही हैं घर में, थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, घर में ही लोग देख रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। किस तरीके से आजकल सॉफ्ट पॉर्न को भी दिखाया जा रहा है मूवीज में, तो उन सब चीजों पे आप अपने आप को ब्रॉड व्यू करिए। क्रिएट योर नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव, है ना? एग्जैक्टली, आप ये बोलिए कि सर मेरा जो आयाम है, इस तरीके से मैं देखता हूँ अपने काम को, मैं मूवीज देखता हूँ तो मैं उसमें ये देखता हूँ। मैं, कई लोग तो कॉस्ट्यूम्स देखते हैं, क्योंकि वो लोग फैशन डिजाइनर्स हैं, वो लोग मूवीज को कॉस्ट्यूम देखने के लिए देखते हैं। तो आपका कुछ तो इंटरेस्ट होगा, कुछ सिंगिंग, कुछ डांसिंग, कुछ सिंगिंग के अंदर भी आप डीप जा सकते हैं मूवीज के बारे में। अगर आप मूवीज बहुत देखते हैं तो आपकी ये फेवरेट मूवी क्यों है? आपको फिक्शन पसंद है, आपको आयरन मैन देखना पसंद है, या आपको कैप्टन अमेरिका देखना पसंद है, आप जस्टिफाई कर दीजिए आपको क्यों पसंद है। अगर वो रेलेवेंट जस्टिफिकेशन है, वो आपको पूरे मार्क्स देंगे। मैं ये गेम खेलता हूँ, वीडियो गेम खेलता हूँ, इट डजंट मैटर, बट आपका गेम खेलने का तरीका क्या बाकियों से अलग है? क्या आपके अंदर एक गेम के प्रति भी कुछ है जो बाकी लोगों में नहीं है? वो आपको पूरे मार्क्स दे देंगे।
कुछ तो होगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको पता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 1 साल बाद इंटरव्यू होगा, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है इंटरव्यू की तैयारी करूँ मैं पहले से? मतलब इंटरव्यू में मेरा हो जाएगा तो 2 दिन रह जाएंगे, तब मैं अपनी हॉबी ढूंढूंगा? ये तो क्राइम है। आप तैयारी कर ही नहीं रहे हो। आप जब पूछ रहे हो कि मैं ईएस में क्या करूंगा, मैं कैसे तैयारी करूं, उस दिन ही आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन जो है, हॉबी तैयार हो जानी चाहिए। क्रिकेट खेलना शुरू करो, कुछ बैडमिंटन खेलना शुरू करो, पता करो कैसा स्पोर्ट होता है, कुछ स्पोर्ट ले लो। और अगर आप स्पोर्ट नहीं खेलते हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करते हो, वो भी सोचेंगे आपको लेने से पहले कि ले कि नहीं ले इसको। अब बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर, या तो आपकी रिटेन में इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ बताने को है, कि मैं गिटार बजा लेता हूँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, शायद आपसे गाना भी गवा लें वहाँ पे। और अगर आपने अच्छा गा लिया तो आपको अच्छे नंबर दे देंगे। जब तक आप गा रहे होंगे उसी लय में शायद 130 140 भी दे दें आपको। बट हॉबी कैन नॉट बी ब्लफ्ड। हॉबी में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी हॉबी ना आपके ब्लड और ब्रीदिंग की तरह होती है। उसके बारे में आपको उतना पता होता है जितना नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है। और वो इतने सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो तो समझ जाएंगे आपको कि आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत सही। मैं आपके तो मेरे को लगता है बहुत ही पॉजिटिव चीज देखा कि आप हर एक चीज को पॉजिटिवली ले लेते हैं। शायद ये आपकी ना लाइफ में ही है कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को खुद से ट्रांसफॉर्म करके बता सकते हैं कि आप इसमें क्या पॉजिटिव निकाल सकते हो। शायद आप ऐसे ही हैं। ऐसा हमेशा नहीं था, बट शायद मैंने 2-2.5 सालों से, इवन सर्विस के आने के बाद भी नहीं था। देखो पहले जो पॉजिटिविटी थी वो जुनून की वजह से पॉजिटिविटी रहती है कि आपको निकालना है निकालना है निकालना है। बट एक बार आप सर्विस में आते हो ना, तो आप अगर अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो आप डिग्रेड हो रहे हो। डिग्रेड कैसे होते हो? आप बर्नआउट फील करते हो, भले आप सिविल सर्वेंट ही क्यों ना हो। लोग बोलते हैं ना प्राइवेट में हम गए, हम बर्नआउट फील करने लगे, फिर हमने तैयारी शुरू करी और हम इंजीनियरिंग सर्विस में आ गए। आप सब जगह बर्नआउट फील करोगे, इंजीनियरिंग सर्विस में भी फील करोगे, लेकिन वो बर्नआउट फील ना करो उसके लिए क्या तरीका सही है? आपको अपने आप को डाइवर्स करना पड़ेगा। आपको हेल्थ, इंटेलेक्ट, इमोशन और स्पिरिचुअलिटी, ये 4 चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने इन 4 चीजों पे काम नहीं किया, मान लीजिए आप सिर्फ काम करते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंटेलेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस आपका वीक है, हेल्थ आपकी पुअर है, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप हेल्थ, इंटेलेक्ट, इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी पे एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो चीजें हैं ना वो सस्टेन नहीं रहेंगी। आपका लेवल ऑफ एनर्जी सस्टेन नहीं रहेगा, आपका काम करने का जज्बा सस्टेन नहीं रहेगा। 40-45 के बाद तो ये नॉलेज आई जाती है लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों में वो करने लग जाते हैं। बट अगर आपने एस्पिरेंट होते हुए भी थोड़ा थोड़ा इन पे काम करना शुरू कर दिया, आप 10-fold रिजल्ट दोगे। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता, ये मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका बॉडी फिट है, आपका हेल्थ है, आपका माइंड। और बुक्स पढ़ने के लिए भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फोकस रखना है आपको। बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया व्यायाम करो, आधा घंटा अपने ऊपर दीजिए। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? एवरेज आदमी का भी होगा, पढ़ तो सभी रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे आईटीएस कैडर में ही था, वो सुबह सुबह उठ के सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे वो, और सुबह को प्राणायाम करता था 20 मिनट 25 मिनट। हम सोचते थे कर रहा है, मैं भी थोड़ा इतना सोचता था कि क्या जरूरत है, कहीं ना कहीं सोचता था, बट शायद उसको कामिंग इफेक्ट होता था उससे बहुत ज्यादा। 182 रैंक आई सिविल सर्विस में, आईआरएस ऑफिसर है, दिल्ली में पोस्टेड है। तो व्हाट आई मीन टू से टू यू इज, आपको अगर अपना 100% एफिशिएंसी चाहिए तो आपको इंटेंसिटी के साथ कामनेस चाहिए। जनरली इंटेंसिटी के साथ एंजाइटी आती है। आपको तैयारी में चाहिए इंटेंसिटी विद कामनेस, नॉट इंटेंसिटी विद एंजाइटी, तो आपका रिजल्ट नहीं आता है। इंटेंसिटी विद कामनेस कैसे आएगा? विद स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, गुड फूड, गुड हेल्थ। आप देखिए 6 महीने के अंदर आपको लोग बोलेंगे कि आप वो इंसान ही नहीं है, आप चेंज हो गए। आपको लुकआउट चेंज हो जाएगा, आपको वो आंसर्स आने लग जाएंगे जो आपको कभी नहीं आते थे। टोटल इंटेलेक्ट पे काम होगा। अभी चारों चीजों पे ध्यान देखिए आप, अगर आपके अंदर 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुए तो यू कैन एनी टाइम कम बैक टू मी एंड से कि सर नहीं हुआ। बट ये 4 चीजों पे आप कैसे ध्यान देते हैं वो आपका लुकआउट है, बट आप बदल जाएंगे।
बहुत सही सर। मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि इस इंटरव्यू के थ्रू मुझे ही बहुत सारे अपने जीवन के आंसर्स मिल गए। आई होप स्टूडेंट्स को भी इन सारी चीजों का फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी चीजें हमें बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सर, आपका वो डीप सीक्रेट जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आप हमेशा फॉलो करते थे और ऐसा लगता है ना कि ये जो चीज थी ये मैं अपने साथ रखना है, इसीलिए आज मैं जो हूँ वो हूँ करके, वो बस आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। कोई एक ऐसा मोटिवेशनल लाइन होगा या कोई सॉन्ग होगा, शायरी होगी, कुछ भी सर। जिस दिन आपको लगता है कि आज मैं डाउन फील कर रहा हूँ, वो आप दूसरे पे हमेशा डालोगे कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। बट जिस दिन आपने ये समझ लिया कि बुरा या अच्छा आपकी वजह से होता है, you are totally responsible for anything good or bad happening with you, that is the day when you will take full responsibility of yourself, and that is the day when you will not rely on anyone, and that day your things will change, your destiny will change. This is what I think. थैंक यू सो मच सर, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेयर करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये इंटरेक्शन करके। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा सेशन नहीं था जिसमें स्टूडेंट्स का बुकिश नॉलेज इंक्रीज होगा, ये अलग ही लेवल पे था। आपसे बात करते हुए मुझे बिल्कुल गूज बम्स आने लग गए। आई होप आपको भी वो पुरानी चीजें याद आ रही होंगी, वो पुराने दिन याद आ रहे होंगे। मुझे तो नॉस्टैल्जिया हो रहा है। और किसी से बात करके, वो सुबह हम कोचिंग पढ़ने जाते थे और बाइक के पीछे कुत्ते भागते थे, तो आई नो इट वाज अ ट्रबलसम टाइम, बट नाउ आई फील कि इट हैपेंड फॉर समथिंग गुड। और एक बार आने के बाद भी आप ये मत समझिए काम खत्म हो गया, अब काम शुरू होता है। एज अ सिविल सर्वेंट आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। स्किल आपके पास है, बट रीस्किल एंड अप स्किल वो आपको करना पड़ता है जब तक आप रिटायर नहीं होते। स्किल है आपके पास, एक बेसिक स्किल आ गया, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ गए। कुछ समय के बाद हम लोग 4 साल के बाद डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं वहां पर जाऊंगा तो नॉन टेक्निकल ही पूछेंगे ना मेरे को नॉन टेक्निकल काम करना है। तो यू आर नॉट स्टेइंग एट इन योर डिपार्टमेंट, इफ यू कैन गो ऑन डेपुटेशन तो आप जाइए किसी भी नॉन टेक्निकल, वहाँ पे IAS ऑफिसर्स भी होंगे, दूसरे कैडर के ऑफिसर्स भी होंगे, आपको काम करने का मौका मिलेगा। उसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा अपना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट से अगर चलेंगे तो काम चीजें होती हैं। कौन कितना भी कोई रोक ले, अगर आप में दम है, शेर अकेला चलता है, तो आप सोच लीजिए कि आपको कैसे चलना है। बहुत अच्छा लगा सर, आज एक शेर से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं तो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूंगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी डाउट रहे कमेंट में बताइएगा, हम लोग आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.